हमारा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी जिस कड़ी को लेकर आगे बढ़े थे और जिस मकसद को लेकर हम आगे बढ़े थे कि हमारे शहर में कुछ लोग ऐसे छुपी हुई प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में या अपने क्षेत्र से हटकर बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने दायरे को बहुत ज्यादा अपने आप से फैलाया नहीं है और वो अपने ही दायरे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारा मकसद ये जो टॉक शोज का है वो यही है कि उन प्रतिभाओं को लोगों के सामने लाना, उन लोगों को उनकी प्रतिभा से जागरूक करवाना और उन आर्टिस्ट को या उन लोगों को वो मंच या वो प्लेटफॉर्म पर जाना ताकि उनकी जो प्रतिभा है वो समाज के सामने आ सके और वो लोग अपनी प्रतिभा से समाज में जो वो परिवर्तन ला रहे हैं लोगों को भी उनके बारे में पता चल सके। इसी कड़ी के सिलसिले में आज हम आए हैं मैडम पुनीत मदान जी के पास, जो कि बाय प्रोफेशन तो एक टीचर हैं होम साइंस की, सेक्टर 41 गवर्नमेंट स्कूल में वो टीच करती हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये उनका प्रोफाइल है जो तकरीबन 50 पेज का है, और अगर इसमें से मैं उनके अवार्ड्स और जो उनको प्राइजेज और जो नॉमिनेशंस मिले हैं वो बहुत ही एक लिमिटलेस चीज आप कह सकते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैम से बात करेंगे और जानेंगे किन किन डिफरेंट फील्ड ऑफ आर्ट्स में मैम काम कर रहे हैं और क्या आगे उनके इसको आगे ले जाने के लिए क्या उन्होंने सोच रखा है और किस तरह से इस फील्ड में एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे। मैम बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू मैम, एज ए आर्टिस्ट जितना हम नॉर्मली किसी एक आर्टिस्ट के बारे में जानते हैं या जैसे हम लोग पहले कुछ एग्जीबिशंस में मिल चुके हैं, एक लेमैन आदमी के लिए पेंटिंग्स या ड्राइंग्स या स्केचेस जिसको कहें वो हमारे लिए या तो एक ऑयल कलर्स हैं, पेस्टल कलर्स हैं, उसके अलावा स्केचेस हैं, या जिसको हम कुछ हद तक आजकल कैलीग्राफी के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि वो चीजें हैं। लेकिन मैं आपका ये काम देख रहा हूँ, ये मेरे को हर चीज एक अलग अलग चीज नजर आ रही है। तो पहले तो हमें ये बताइए कि आप कितने तरह की पेंटिंग्स करती हैं, जो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है। हाँ, मैं एक तो ये सबसे आगे मैंने रखी है जो सी ये कॉफी पेंटिंग है। ये कॉफी से बनती है? कॉफी से बनती है ये right. और फिर उसके बाद ये डॉट पेंटिंग है। ओके। एंड ये भी डिफरेंट इसमें डॉट्स लगा के फिर कलर्स लगा के फिर उसके बाद ये जैसे आंख बनाई हुई एक शेप की। ओके, ठीक है। फिर ये एक्रिलिक पेंट्स के साथ नॉर्मल करी हुई है, ये वेव्स बनाई हुई है जॉन से। फिर उसके बाद ये करी हुई है टाइपोग्राफी वैसे तो ड्राइंग्स पेन्स के साथ या किसी और चीज के साथ आप करते हो, पर ये मैंने अपनी तरफ से क्विलिंग के साथ करके दिखा दी है। तो बेसिकली ये पेपर को कट करके और आपने ये पेपर कटिंग पेपर्स मिलते हैं, इनकी स्ट्रिप्स मिलती हैं, ये अलग अलग विड्थ की मिलती हैं स्ट्रिप्स जो सी। मैं पतले से पतले स्ट्रिप जौन सा होता है ना 0.1 उसके साथ बनाती हूँ, पर उससे बड़े से भी बनाती हूँ। तो ये जौन सा है जो अगला जैसे किसी को मैंने लिख के देना, अपनी सिस्टर को लिख के दिया, मैंने गिफ्ट करा सुनीत मदान लिख के, तो वो सुनीत मदान लिख के उसको साथ में डेकोरेट करके डिफरेंट और साथ में क्विलिंग के साथ और टाइपोग्राफी फॉर्म में उसको लिख के मैंने दिया। तो फिर उसके बाद मैं करती हूँ वहां पे वो वेक्टर आर्ट। फिर कैलीग्राफी के अंदर भी काफी कोटेशंस वगैरह लिख के मैंने दी हुई हैं जो इस समय काफी हॉस्पिटल्स वगैरह में भी लग चुकी हुई है मेरी। तो फिर ये वेक्टर आर्ट करा हुआ है। फिर ये फ्लूइड आर्ट करती हूँ। फ्लूइड आर्ट भी जो सा है ये अलग अलग स्टाइल्स में करती हूँ। तो फिर उसके बाद ये नॉर्मल क्विलिंग के साथ मैंने पेंटिंग बनाई हुई है। तो मैम, आर्ट की इतनी सारी विविधाएं, नॉर्मली कहते हैं कि एक आर्टिस्ट अगर एक आर्ट में प्राप्त हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने तो इतनी सारी इन सबको समेटा कैसे? मैंने तो एक चीज सीखी, जैसे कि जब भी कोई काम करते हो तो उसको अपनी तरफ सिर्फ एक ही चीज के साथ रिस्ट्रिक्टेड ना रखो, अपने आप को और चीज सीखने में भी रखो, और सीखोगे तो खुद ही सिखाओगे, और खुद ही जब सिखाओगे तो और भी सीखोगे। फुलकारी भी देख रहा हूँ, शायद ये भी आपकी क्रिएटिविटी? ये मेरी क्रिएटिविटी है। तो आप साथ में टेक्सटाइल में भी? टेक्सटाइल में, क्योंकि मैंने एमएससी क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल करी हुई है। एमएससी इन क्लोथिंग, और उसके बाद आप पढ़ा होम साइंस रही हैं। हाँ जी। काम आप पेंटिंग्स में कर रही हैं, अब एक्चुअल में है क्या? ये तो ऊपर ही जाने भगवान, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से जस्ट अपनी क्रिएटिविटी को ही सामने ला रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को अभी तक काफी चीजों का पता ही नहीं है।
जो आप देखोगे अलग अलग तरह के आर्ट्स हैं जो उनसे करे जाते हैं, पर लोग तो अभी तक भी मैंने देखा है, जैसे स्कूल्स में भी कराया जाता है तो उनको क्विलिंग अब करानी शुरू हो गई है, पर क्विलिंग भी पहले नहीं कराई जाती थी। सिंपल उनको पेपर के साथ पेपर कटिंग वगैरह सिखा दी या कुछ और चीजें पेंटिंग सिखा दी है, तो सिंपल चीजों के साथ ही। हमारे टाइम में तो जब हम स्कूल में करते थे हमें भी ये एक होता था, मुझे याद है वो एक वायर ली जाती थी, एक वो आरकंडी का कागज आता था, उसको पेंसिल से फोल्ड करके हम उसको इकट्ठा करके फ्लावर बनाते हैं, हम उसमें बड़े खुश होते हैं हमने पेपर आर्ट कर लिया। तो ये जो सा होम साइंस के अंदर है वो वाला आप देखोगे तो एक फील्ड नहीं है, होम साइंस के अंदर तो इतने वास्ट फील्ड्स हैं कि आप किसी तरह का भी आर्ट भी कर लोगे ना, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ होम साइंस। तो ये होम साइंस के अंदर अगर आपने स्टिचिंग अलग अलग तरह की करनी है, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, जैसे कोई ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो ये भी जो सी एम्ब्रॉयडरीज मैंने करने के अलावा मैंने ये साथ साथ अपनी पेंटिंग्स की तरफ अब ध्यान दे दिया जब मैं जॉब में आ गई थी, क्योंकि पहले जब मैं करती थी तो एम्ब्रॉयडरीज काफी करती थी और बेसिकली फुलकारी के अंदर काफी काम कर रहा, तो क्वीन ऑफ क्राफ्ट्स उस समय डिक्लेयर करेगी मैं 2002 में। बट जब मेरी जॉब लग गई तो उसके बाद मेरे को टाइम, पहले तो लगा अपना आपको सेटल करने में अपनी जॉब के अंदर, फिर मेरे को टाइम मिला जो सा थोड़ा बीच में मिलता, बच्चों को मैंने ये डिफरेंट टाइप ऑफ ये चार्ट्स वगैरह बनवाने, सब्जेक्ट्स के अंदर काम करवाने, कोई प्रोजेक्ट्स करवाने, तो वो भी मन लगा रहा उसके साथ। पर अब है कि थोड़ा सा टाइम जब मिला मेरे को तो मैंने अपना जो सा ये नई तरह की चीज की थोड़ी ट्रेनिंग ली। तो ये नई तरह की चीज के साथ जब थोड़ी सी ट्रेनिंग आपने ले ली तो तब उसके बाद आपको एक आज के दिनों का ज्ञान हो जाता है कि आज की दुनिया में है क्या। जैसे कैलीग्राफी मेरे को था कि पहले मैं डिफरेंट चार्ट्स वगैरह बना लेती थी, लिखती रहती थी, पर मेरे को तब तक पता ही नहीं था कि ये कैलीग्राफी कहते हैं। फिर मैंने कैलीग्राफी की वर्कशॉप करी है, जब मैंने ये गुरुमुखी कैलीग्राफी करी, वो भी मैंने सीखी। तो उसके बाद आपको एक स्टाइल का पता लग गया कि भाई हाँ ये जो सा होता है इसका एक्चुअल तरीका क्या है करने का। करना कर तो लेते हो आप सारा कुछ, पर तरीके पता होने चाहिए। तो मैंने अपने इतनी तरह की विधाओं में अपने आप को पारंगत किया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो पहली पुनीत ने जब कोई पेंटिंग बनाई होगी वो आज भी जहन में है कि आपने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया होगा? मैंने सबसे पहले जो बनाया था वो एक कार की बनाई थी पेंटिंग। और वो ड्राइंग थी, पेंटिंग नहीं थी, वो एक ड्राइंग थी। वो मैंने एक रेलवे स्टेशन से एक चंदा मामा लिया था, वहां पे उसके आगे सबसे एक कार बनी हुई थी, जो मैगजीन आती थी बच्चों की आती होती थी चंदा मामा। तो ये बचपन की बात है, तो उस टाइम पे पेंटिंग्स तो मेरे से भी नहीं होती थी, मैं भी नहीं करती होती थी पेंटिंग्स, पर बैठे बैठे मैंने उसको रास्ते में वहां से कार, मेरे पास पेपर था, पेंसिल और साथ में कार का वही वाला मैंने ड्रॉ कर दिया। सारे देख रहे थे आसपास बैठे के भी बड़ा अच्छा बनाया, ये तूने बनाया है, क्योंकि छोटी थी काफी उस टाइम पे मैं। तो उससे मेरे को थोड़ी सी अपलिफ्टमेंट सी मिली कि अच्छा मैंने बना लिया और लोगों ने देखा, बड़ी प्रेज करी है। मैंने उसके बाद धीरे धीरे करके अब फिर स्टार्ट कर दी पेंटिंग वगैरह। मैम एक हमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनी है कि आपको जब लास्ट ईयर स्टेट कमेंडेशन अवार्ड मिला चंडीगढ़ की तरफ से, तो आपके जो डीपीआई होते हैं उनको भी नहीं पता था कि आप ये काम करती हैं, दो वो आपके डिपार्टमेंट के हेड हैं, लेकिन क्योंकि वो आपको सिर्फ एज ए होम साइंस टीचर जानते हैं, जब आपने अप्लाई किया और आपका इंटरव्यू होता तब उनको पता चला कि आप इस आर्ट में भी हैं। हाँ जी, उसी समय मेरे डीओ मैम भी थे और भी सीनियर्स थे उसके अंदर इंटरव्यू के टाइम पे, तब उनको पता लगा था कि एक्चुअली और भी काम जो करती हूँ, उन्होंने देखे मेरे सामने काम, जो मेरे कैटलॉग्स इंटरनेशनल लेवल पे कैलेंडर्स के अंदर जो मेरे काम आए हुए हैं, पेंटिंग्स वगैरह वहाँ पे सिलेक्ट हुई हुई हैं। फिर उसके बाद मेरी कई बुक्स के अंदर इंटरव्यूज आई हुई हैं, मेरे बारे में लिखा वैसे भी हुआ है, मेरे आर्टिकल्स छपे हुए हैं डिफरेंट चीजों के ऊपर मैंने जो लिखे हुए हैं। तो तब उन्होंने जब देखा तो खुद उठा के उन्होंने देखा कि ये है क्या, आपने क्या करा हुआ है, कहाँ। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा शहर ही हमारे बारे में जानता, हमारा डिपार्टमेंट भी हमारे बारे में नहीं जानता होता। बिल्कुल अपनी तरफ से तो मैं जो भी मेरे को मिलता था अवार्ड, जब भी मेरे को कोई ऑनर कहीं मिलते थे, क्योंकि अभी तक तो काफी कंट्रीज अब मेरे को कर चुकी है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हूँ इस टाइम तक। तो तब भी जौन सा था मैं चीज अपनी, पर ये नहीं था कि अपने फ्रेंड सर्कल तक नहीं बताती, अपनी फ्रेंड्स, कलीग्स, प्रिंसिपल, हेड सबको बताती होती। तो ये था कि भाई हाँ हेड को तो अब है कि पता लगना शुरू हो गया डीपीआई मैम, डीपीआई सर को। तो मैम आज की डेट में आप कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के जो हम आर्टिस्ट कैटेगरी की बात करते हैं, लगभग हर एग्जीबिशन में आप वहाँ पे अवेलेबल होती हैं,
2-3 पेंटिंग्स तो एग्जीबिशन तो मैंने देखी हैं। एक चंडीगढ़ में 17 में जो रोज गार्डन अंडर पास है, वहाँ पे हमारी शायद पहली मुलाकात हुई थी। अभी लास्ट मुलाकात हमारी अर्बन फेस्टिवल में हुई थी। अभी हफ्ता 10 दिन पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एलांते मॉल में एक वर्कशॉप शुरू होनी शुरू, शायद पहली वर्कशॉप भी आपने वहाँ पे ऑर्गेनाइज की। तो मैम किस तरह का एक्सपीरियंस है ये सर? ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मेरे लिए है, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग ही जो सी घर पे मेरे पास बच्चे आने शुरू हुए, फिर उसके बाद उनको अलग अलग तरह की चीजें उन्होंने मेरे से सीखी, पेंटिंग्स, कैलीग्राफी फिर मेरे से सीखी। छोटे छोटे बच्चे आते थे, 5 साल के बच्चे आ जाने मेरे पास, तो बच्चों को नहीं, हमारे बच्चों को भी ABCD नहीं लिखना आता, पर इनके जो से हाथ बैठा दो आप, तो वो कैलीग्राफिक फॉर्म से उनके हाथ बैठाए। फिर 8 इयर्स के आने शुरू हो गए, इसी तरह बड़े बच्चे आने शुरू हुए, फिर अब तो सीनियर सिटीजन, और अब टाइम ये पहुंच गया है कि डिसेबल स्टूडेंट्स है जो से उनको भी कराती हूँ। मैम कहीं ना कहीं मैंने एक बार पढ़ा था और कई बार सुना भी है कि आर्ट का कोई भी फॉर्म हो वो कई बार ना आपको हीलिंग का काम भी करता है। तो जैसे कई बार हमने देखा है कि कुछ बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं उनको स्पीच थेरेपी के लिए कई बार उनको गाना गाने के लिए कहा जाता है। ऐसे जो लोग बच्चे सुनने में अक्षम होते हैं उनको तेज म्यूजिक सुनाया जाता है कि शायद उनको वाइब्रेशन हो। तो आपने इस फील्ड में कोई ऐसा करा है कि आपने मेडिकली किसी को हील करा हो अपने काम के दौरान? मैंने मेडिकली उस तरह तो नहीं हील करा, पर सेटिस्फेक्शन अगले को जरूर मिली है। सॉरी, जैसे हुआ था सफरर्स फ्रॉम सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिज्म वगैरह, मेंटल डिसेबिलिटीज हैं कईयों को, वो जब भी मैं जैसे उनको जाती हूँ तो हर बारी मैम आगे फटाफट मेरे पास भागे आते हैं और करना चाहते होते हैं कि अब नई चीज मैंने क्या करवानी है उनको। और जो भी मैंने उनको काम करवाया, उनको बलून पेंटिंग वगैरह सिखाई है, उनको डॉट पेंटिंग सिखाई है, उनको मैंने इसी तरह फ्लूइड आर्ट भी सिखा दिया, तो हर बार ही उनको होता था और करते भी थे, और मैंने उनकी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, और उसके अंदर मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया इस समय। तो मैम जैसे हम बात करते हैं, ये आप जो काम कर रही हैं ये कहीं ना कहीं समाज में एक अलग परिवर्तन, क्योंकि लोगों को आप एक अलग अलग विधाओं से जागरूक करवा रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समाज में कई चीजें हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। बहुत तरह, जैसे मैं बात करूँ, मैं कैलीग्राफी हमारे लिए है कि जो डिजाइन में वर्ड लिखा गया वो कैलीग्राफी है, बट मैं इसके साथ में एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि नॉर्मली हम कहते हैं कि आदमी की लिखावट उसकी पहचान होती है। लोग आजकल तो हैंड राइटिंग पढ़ के आपकी पर्सनैलिटी बता देते हैं, तो कैलीग्राफी में कैसे होगा? अगर मैं वो डिजाइनिंग सीख लूं तो आप मेरे बारे में बता तो सकते नहीं कि उसमें भी कोई डिपेक्ट हो जाता है? कैलीग्राफी में तो बहुत कुछ डिपेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप क्या मूड जो सा होता है ना, मूड स्विंग्स, वो एकदम पता लग जाते हैं। राइट। क्योंकि अगर आप पी लिखना चाहोगे, जैसे मैं पी लिख रही हूँ, पुनीत लिख रही हूँ अपनी तरफ से, या अकेला एक अल्फाबेट स्पेलिंग की जगह एक अल्फाबेट ही लिखती हूँ पी, तो पी का जो स्टाइल होगा ना लिखते समय, आपका देखना उसी तरह टर्न हो जाएगा, उसी तरीके से ही आपका लिखा जाएगा, और उसके अंदर डिजाइनिंग भी उतनी ही होगी जितनी आपका मूड है, जैसा है आपका। तो अगर आपका बड़ा ही यू आर इन अ वेरी हेल्दी मूड, तो फिर आपका जो सा होगा ना उसके अंदर और भी देखना कितनी डिजाइन और आ जाएगी। तो मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, हाँ, ये जैसे मैंने ये लिखी हुई है, ये टाइपोग्राफी करी हुई है जैसे क्विलिंग के साथ। अब ये देखोगे इसके अंदर जो डिजाइनिंग करी हुई है इसके बाहर या बीच में, अब मैं इसके पी को, एक और लड़की ने आके मेरे को कहा कि मेरे को भी पुनीत लिख के दे दो, मैंने उसका पुनीत अगर लिखा हुआ आपको दिखाऊं तो वो पुनीत का सेम नहीं मैंने लिखा पुनीत, मेरे से लिखे, क्योंकि उस समय मेरा मूड और तरह का था, मैंने बेस कलर और लिया, मैंने कलर कॉम्बिनेशंस और लिए, और मैंने उसके जो पी के स्टाइल थे वो ही सारे डिफरेंट करे। तो ये इससे पता लग जाता है आपका एकदम कि आपने जब करना हो या कर रहे होगे ना, आप लिखोगे मेरे से मेरे सामने, तो आप सीख रहे हो बेशक, पर सीखते सीखते आपका जैसा मूड होगा ना, अगर तो बड़े टेंशन में होगे या बड़े रिलैक्स मूड में होगे तो किस तरह होगा वो पता ही लग जाएगा। हमें तो मैम सिंपल पता है कि हम सिग्नेचर करते हैं, अगर तो अच्छे मूड से लिखे हो तो बैंक में चेक पास हो जाता है, नहीं तो अदरवाइज सिग्नेचर पे मिसमैच हो जाता है, अपने सिग्नेचर होते हैं। अच्छा, दूसरा मैं बात करूंगा मैम कलर थेरेपी, क्योंकि आप कलर्स के साथ डील करती हैं। लोग कहते हैं कि आपके घर में जो आप कलर्स कॉम्बिनेशन जो चूज करते हैं, चाहे वो कर्टन्स का कलर है चाहे आपकी वॉल्स का कलर है, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी और मूड को भी डिपेक्ट करता है। कैसा भी होता है? होता है, बिल्कुल होता है। आपके बड़े इरिटेटेड मूड होगा, आपका कभी कलर कॉम्बिनेशंस बनेंगे ही नहीं ठीक। ओके। हाँ, टेंशन में होते हो कभी भी नहीं आपके उस तरह के पेंटिंग्स बनेंगी। अगर आप कहोगे कि मैं ये वाली कॉफी पेंटिंग अगर बनाऊं तो ये वाली कॉफी पेंटिंग मेरी उस तरह की नहीं बनेगी,
मेरे को इस समय 3 4 5 6 बारी इसको मोल्ड करना पड़ेगा। तो मेरे को क्योंकि कॉम्बिनेशन इसके जैसे डार्क कॉम्बिनेशन, लाइट कॉम्बिनेशन, उससे लाइट कॉम्बिनेशन, ये करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर नहीं तो मैम इसको कॉफी को क्या हम पानी में डाल के उसको लिक्विडेड फॉर्म में लेके आते हैं या पाउडर फॉर्म में, ये कैसे होता है? नहीं, इसको डिफरेंट स्टाइल से पहले इसको थोड़ा सा करना होता है सेट, फिर उसके बाद इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं तो फंगस ग्रोथ ही लग जाएगी। मैं वही बात कर रहा था कि आपको कलर्स की इतनी अच्छी नॉलेज है, ये कॉम्बिनेशन इतने अच्छे हैं, आप कपड़े अपने इजी से खरीद लेते हैं कि वहां पे टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा हूँ, ये डिजाइन इसका केवल होता है ना, अब आर्टिस्ट सामने वाले ने कपड़ा प्रिंट करा, उन्होंने फैक्ट्री में चीज बन दी है, केवल आपको लगता नहीं है गलत कर दे, कलर कॉम्बिनेशन ही सही नहीं है सूट का। सूट का कॉम्बिनेशन कौन सा होता है ये तो डिपेंड करता है आपके मूड पर। ये जो पहले बात आपने कही कि कभी आपने कॉम्बिनेशन करना ना, कई बार आप बड़े ही टेंशन में होते हो या माइंड आपका सेट नहीं होता, या होता है कि आज मेरा मन नहीं कर रहा जाने के लिए स्कूल, तो या फिर होता है कि पता नहीं लड़ाई होती है चलो सुबह किसी के साथ, तो आप कहोगे कि अच्छा जो कपड़ा पहने आज वो पहन के चलते हैं। और जब आप खाली टाइम होते हो तो थोड़ा उस समय तो होता है कि पूरा सेट करके अपने आप को फिर ही जाते हैं। राइट। तो मैम अभी जैसे आप अपनी जॉब में हैं, डेफिनेटली एक टाइम के बाद आप रिटायर होंगे, तो आपने सोचा है कि क्योंकि जितनी विधाओं के साथ आप चल रही हैं, इन सबको कहीं ना कहीं तो पास ऑन करना पड़ेगा। लोग सीखेंगे, देखो कला तभी तक आगे चलती है जब उसको आगे किसी को पास ऑन की जाए, नहीं तो ये वहीं पे खत्म हो जाएगी। अब जैसे फुलकारी है, ये पंजाब में हमारे बड़े बुजुर्ग आगे से आगे लेडीज पास ऑन करती गई तो आज यहाँ तक पहुंची है, आप जैसे लोगों ने उसको वो कर लिया। तो आने वाले टाइम में आप सोचते हैं कि आप अपना एक स्टूडियो बनाएंगी या कोई वर्कशॉप स्टेशन बनाएंगी, या इस पेंटिंग्स को अभी जो आप शौक पे कर रही हैं, डिस्प्ले कर रही हैं, कभी इसको कमर्शियल एंगल में सोचा करने के लिए? अभी तक तो कोई माइंड में है नहीं ऐसी चीज, पर ये है जरूर कि इसको पास ऑन मैं करी जा रही हूँ, क्योंकि लोगों को तक अगर नहीं पहुंचाऊंगी तो वो आगे कैसे सीख के और चीज पे इसके अंदर कैसे इनोवेट करेंगे, ठीक है ना। अब मैंने भी इसके अंदर इनोवेशन करी है, सीखने के बाद मैंने इसकी सिर्फ ट्रेनिंग ली और इसके अंदर मैंने अपनी स्टाइल्स में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद मैं अगर नहीं सिखाऊंगी, जैसे आजकल वर्कशॉप्स लेती हूँ मैं, क्यों इस वजह से ही लेती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट लेती हूँ वर्कशॉप्स। मैंने लैंटे मॉल में ले ली मेरे को, और ये जो से है पीजीआई में मैंने ली है कैंसर पेशेंट्स की, फिर ये दूसरे आपको डिसेबल स्टूडेंट लोगों के साथ आपको बताया, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में ली है हॉस्टल्स वगैरह में। तो ये जो सा किस वजह से कर रही हूँ, इसी वजह से कर रही हूँ, बच्चों को स्कूल में करवा रही हूँ, जो सा ये सिखा रही हूँ इसी वजह से सिखा रही हूँ, ताकि वो सीखते हैं। जब मैं उनका करा हुआ देखती हूँ तो वो बताते मैम इसको इस तरह से इस तरह ना कर लें, इसको इस तरह से इस तरह ना कर लें, तो वो उनके आइडियाज हैं माइंड में, तो वो अपने आप ही आप देखो कि चीज मिलके क्या बनती है, और सामने तो लोगों तक अब जा ही रही है, नहीं तो मेरे तक रिस्ट्रिक्टेड रह गई तो मैं क्या करूंगी, इसका बंद हो जाएगी बाद में। पर अपनी पेंटिंग जो मैंने आज तक कभी संभाल के रखी हुई है, डिस्प्ले में नहीं आई, डिस्प्ले में अब आनी शुरू हुई है जब मैंने एग्जीबिशंस में दी है। तो मैम आप होम साइंस की टीचर हैं, कभी होम में किचन में जाके भी कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी या वो नहीं, पहले वो भी करती थी, अब तो कम ही है। पहले तो वो बड़ा कुछ बनाया हुआ, सैलेड्स वगैरह बनाए, अलग अलग तरह के, इंटरेस्ट मेरा था सैलेड्स बनाने में, फिर अलग अलग तरह की डिशेस वगैरह बनाने के लिए, तो बाकी होम डेकोरेशन के अंदर बहुत इंटरेस्ट था। फिर ये सारी चीजें आपने करी, अब इसको जनरेशन को पास ऑन तो करना है, तो आज की जनरेशन में उतने पेशेंस नहीं है कि इसको बैठ के काम किया जाए, इसको सीखा जाए, साधना करा जाए, तो ये पास ऑन कैसे होगा? ये तो पास ऑन तो एक ही ढंग से हो सकता है कि अगर लोग मेहनत करेंगे, और स्कूल्स के अंदर जो सा है वो भी ये डिजिटलाइज की जगह आप साथ में आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, वर्क एक्सपीरियंस के अंदर आर्ट एजुकेशन को जो सा है ये ज्यादा पॉपुलराइज, जो ऑलरेडी सब्जेक्ट है ही है, तो उसके अंदर टाइम जरूर दिया जाए बच्चों को कि ये काम करो। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा कि जब स्कूल में कोई फंक्शन होना होता है ना, तभी आर्ट एंड क्राफ्ट वालों को बुलाया जाता है कि आप ये कर लो, अदरवाइज कोई अपने शौक से कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन उसको वो तवज्जो नहीं दिया जाता कि हाँ ये बच्चे में, क्योंकि ऐसा ना हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बन चुका है, हम नंबरों में देखते हैं। अब एक बच्चा हो सकता है मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं, लेकिन वो ड्राइंग में बहुत अच्छा, तो उसको उसकी तरफ इंकलकेट करो तो ज्यादा बेटर है। जो से हर सब्जेक्ट है ना, जैसे आप मैथ्स भी कहोगे, हिंदी कहोगे, पंजाबी कहोगे, कोई भी सब्जेक्ट आप कह लो, ये सारी चीजें जो सी है आर्ट के साथ ही इंक्लाइंड है। ये चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो मैम अब अभी तक आप जो कर रही हैं, आप शौक के लिए कर रही हैं या लोगों को आप सिखा रही हैं, पास ऑन कर रही हैं, आपने कभी सोचा है कि आने वाले टाइम में एक स्टूडियो बनाया जाए या इस चीजों को आप कमर्शियल लेवल पे लेके जाया जाए? कि अल्टीमेटली देखो हर चीज में पैसा लगता है, तो पैसा भी तो कहीं से आना चाहिए ना। अभी तो ठीक है आप जॉब कर रही हैं, आपको एक सैलरी आ रही है, तो आप उसमें से अपना शौक पूरे कर रही हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा?
क्योंकि आप उसके बाद आप वर्कशॉप बनाएंगी, लोगों को जोड़ेंगी, पैसा आएगा तभी ये चीजें आगे चलेंगी, या आपका काम लोगों तक पहुंचेगा, पेंटिंग सेल होगी, कुछ होगा। अभी तक तो इतना ज्यादा तो नहीं इसके बारे में सोचा मैंने, क्योंकि जैसे मेरी लाइफ ही ऐसी रही है कि पहले कपड़े से, जैसे टीचिंग से साथ साथ पहले कॉलेज टीचिंग रही है, फिर कपड़े पर आ गई, कपड़े से लेके फिर मेरी ये जैसे एम्ब्रॉयडरी पर और स्टिचिंग पर आया, एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग से फिर मेरी ये इस तरह से टीचिंग की तरफ आ गई, स्कूल्स में टीचिंग के साथ साथ फिर मेरा अब जैसे पेंटिंग की तरफ हो गया। मतलब आप देखोगे कितनी स्टेजेस से मैं गुजरी हूँ, तो अभी तक मैं इस जगह से बिल्कुल सेटल नहीं हूँ कि भाई हाँ मेरा आगे क्या होगा। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਚਵੰਨੀ ਦਾ ਕਰੋ ਪਰ ਰੌਲਾ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਰਟ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਪੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਐਸੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਕਾਪੀ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਰਟ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਅੱਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਚੋਂ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਯੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਰੈਸਟਲੈਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਨਾ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਗੀ ਨੂਡਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਅੱਜ ਪੇਂਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਆਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਆਰਟ ਵਾਲੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਫਟਾਫਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਆਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾਰ ਲੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਾਈ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਆਰਟ ਵੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਆਰਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨੀ ਮਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਆਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਐਸੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਣ, ਤੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਯੂ? They can contact me on my contact number, WhatsApp number ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ that is 9888265500 and second number is 9988471474. Yes, they are most welcome anytime, anywhere they want to contact me. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੱਸਣਗੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜਾਂ ਕਲਰਿੰਗਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਟ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਤੇ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਐਕ੍ਰੈਲਿਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਟ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਆਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਨਰਮ ਦਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ।